दोस्तों, ट्विटर ने कर दिया है अपने कोड को ओपन सोर्स। अब आप जाके ट्विटर के कोड बेस को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि भैया इसका जो एल्गोरिथम है किस तरीके से काम करता है। इलॉन मस्क ने कल ही इस पूरे कोड बेस को ओपन सोर्स कर दिया। आप जाइए, उसको बैठिए, पढ़िए। मैंने पर्सनली 14 घंटे से ऊपर उसके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं और जो मेरी आज की लर्निंग है मैं आज पूरा आपके सामने रखने वाला हूं। तो आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, तो भैया अगर आपको एल्गोरिथम अगर एक्चुअल में समझ आ गया है, फिर तो अब आप सारे वायरल पोस्ट लिखोगे। तो उसका जो ट्रिक है हमें भी बता दो। हाँ दोस्त, बता दूंगा कि भैया आपका जो ट्विटर है आपके पोस्ट को कैसे वायरल कराता है। लेकिन सवाल यहां पे उससे बड़ा है, क्या आप या मैं उस वायरल पोस्ट को लिख पाएंगे? हाँ भैया, लिख देंगे एआई की हेल्प से। कि अगर मुझे लगता है कि भैया जो ट्विटर है वो रिप्लाई, लाइक, इंगेजमेंट इसको ज्यादा फेवर करता है, तो भैया मैं उसी टाइप के पोस्ट लिखाऊंगा एआई से और वायरल कराऊंगा ट्विटर के ऊपर। दोस्त, भले ही आज हम इसके एल्गोरिथम को समझ जाएं, बिल्कुल हम समझेंगे भी, लेकिन उस टाइप के पोस्ट को क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। हैं? एक तो आप कह रहे हो कि मैं ट्विटर के एल्गोरिथम को समझ गया हूं और ऊपर से आप ऐसे वायरल पोस्ट भी नहीं लिख पा रहे हैं। देखो दोस्तों, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता सकता हूं और जो वायरल जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो कुछ लिमिटेड ही चीजें हैं। जैसे कि अगर मैं अपने ही यूट्यूब चैनल की बात करूं, मैं यूट्यूब पे हूं, आप भी गेस करके बता सकते हैं कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊं कि मेरी वीडियोस वायरल जाएं। क्या करना पड़ेगा मुझे? भैया आपको अपना आईटी का पैकेज को मिलकर करना पड़ेगा, 2 करोड़ के पैकेज को मिलकर करना पड़ेगा। आपको अपना उबर की जर्नी बतानी पड़ेगी, आपको रोड मैप शेयर करना पड़ेगा, आपको मोटिवेशनल चीजें ज्यादा डालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप टेक्निकल चीजें ज्यादा बताओगे या इस टाइप की वीडियो, ऐसे ब्रेकडाउन वाली वीडियो ज्यादा बनाओगे, तो इनमें ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं इंडिया में। इतना कॉमन सेंस हो सब पे। लेकिन वो सेम टास्क मैं कब तक रिपीट करूं? वो एक तरीके से स्पैम टाइप की चीजें बन गई कि बार बार एक ही टास्क को करना। हाँ, आपके वायरल जाएंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो सैचुरेशन हिट हो जाता है। तो क्या मैं एआई से कुछ ऐसा करा सकता हूं कि यार मुझे ना टेक्निकल वीडियो बना रही है लेकिन वो सारी वीडियो वायरल जानी चाहिए? बना सकता हूं क्या? हाँ भैया, बना सकते हैं अगर मुझे लगता है कि मैं एल्गोरिथम को समझता हूं। नहीं दोस्त, फिर नहीं बना सकते। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपको बोलूं, आपको बताना है, मैं आपको एक मूवी दिखाऊं और आपको सिर्फ ये जज करना है कि ये मूवी सुपर हिट जाएगी या फ्लॉप जाएगी, क्या आप गेस कर सकते हैं? हाँ भैया, मैं कर सकता हूँ। मतलब 80-90% चांसेस होंगे आप बता देंगे कि हाँ ये मूवी सुपर हिट जाएगी या फ्लॉप जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसी स्टोरी लिखनी है जो कि सुपर हिट जाए, क्या आप लिख पाओगे? क्योंकि यहां पे आपको एक्चुअल में किसी चीज को जनरेट करना पड़ेगा। और सेम हमारे यहाँ पे एलएलएम मॉडल भी हैं। एलएलएम मॉडल से कोई ऐसा पोस्ट क्रिएट नहीं करा सकता। जनरल टाइप का पोस्ट तो हम क्रिएट करा सकते हैं, मैं उस एआई से ऐसे पोस्ट क्रिएट नहीं करा सकता जो हमेशा वायरल जाए। लेकिन अगर मैं उसके पास एक पोस्ट लेके जाऊं और उससे पूछूं क्या ये पोस्ट वायरल जाएगा या नहीं जाएगा, तो वो बिल्कुल आंसर बता सकता है। ये इसका मेन लॉजिक है। तो भले ही हम आज एल्गोरिथम को समझ भी जाएं, लेकिन वो वायरलिटी कैसे लेके आए वो अभी बहुत ही दूर है। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आप ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड करोगे तो पहला टास्क एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आपका क्या होगा अपने अंदर? भैया मेरा जो फर्स्ट टास्क होगा कि भैया जो मेरे नंबर ऑफ यूजर्स हैं, जो मेरे यूजर हैं, वो डेली मेरे प्लेटफॉर्म पे आए। अब मेरी जिम्मेदारी ये बैठेगी कि भैया इसको मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कराऊं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। यही होगा। क्यों कराना है? क्योंकि भैया मैं उनको फिर ज्यादा ऐड दिखा पाऊंगा, ज्यादा ऐड दिखाऊंगा तो ज्यादा पैसे बना पाऊंगा। तो सब कुछ जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबका सिंगल टास्क है कि आप इनके प्लेटफॉर्म में डेली आइए, ओके, ताकि ये पैसा छाप पाएं और आप इनके प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। और अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है तो भैया इनको आपको इन लोगों को आपको इंगेज कराना पड़ेगा कि आप इनके प्लेटफॉर्म में आ चुके हो तो आप बने रहें। अब पहले जो ये एल्गोरिथम थे, जैसा अगर मैं पहले देखा होगा यूट्यूब का जो एल्गोरिथम कैसे काम करता था, भैया यूट्यूब पे क्या चलती थी पहले वीडियो कि भैया वही भूत प्रेत की कहानियां चलती थी। लोग आते थे, फिर लोग कहते थे यार बेकार सा प्लेटफॉर्म है। उस समय लोगों ने बैठ के देख ली पूरी वीडियो, या फिर क्लिक बेट वीडियो जो चलती थी, हाँ लोगों ने देख भी ली, पूरी भी देख ली, लेकिन फिर वो वापस नहीं आते थे प्लेटफॉर्म में। तो लेकिन वो क्लिक बेट वीडियो क्यों चल रही थी? क्योंकि उस समय यूट्यूब ये सोच रहा था अगर यूजर इसके ऊपर क्लिक कर रहा है तो मतलब यूजर को ये पसंद है। तो हमें अपनी चीजों को समय के साथ बदलते रहना चाहिए। आज से 4 से 5 साल पहले मैंने भी ट्विटर के अंदर अकाउंट क्रिएट करा था और फिर मैंने वो अकाउंट पूरी तरीके से छोड़ दिया। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। क्यों किया हमने ऐसा? सिंपल सा रीजन ये था कि हम इनको लगता था कि अगर आप किसी पोस्ट के नीचे कमेंट वगैरह कर रहे हैं तो भैया मतलब आपको पोस्ट पसंद आ रहा है। लेकिन अधिकतर जो पोस्ट होते थे वो होते थे पॉलिटिकली,
कि राहुल गांधी इधर इधर अपने मोदी जी और इनके बीच में लड़ाई और रेज वेट, हम गालियां दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, और फिर अपने अंदर एक अनसेटिस्फेक्शन रहता था कि यार अब मुझे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं करना। ओके, तो उन्होंने फिर इस चीज को और ऑप्टिमाइज करा कि भैया अगर कोई सिर्फ कमेंट कर रहा है ना, तो क्या पता वो कमेंट गुस्से वाला हो। अभी तो यूजर था मेरे प्लेटफॉर्म में, काफी देर तक था, 1 घंटा 2 घंटा उसने मस्त लड़ाई करी मेरे प्लेटफॉर्म के अंदर आके। ओके, उसे लग रहा है कि ये तो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो टाइम उसने कैसे इन्वेस्ट किया, अपना गुस्सा। तो भैया वो प्लेटफॉर्म में क्या नहीं आता, फिर से वापस से नहीं आता। तो इन सब चीज को हमें नजर रखनी पड़ती है। अगर आपने अक्सर एक चीज और अगर आपने नोटिस करी होगी, ये सारी जितने भी प्लेटफॉर्म प्रेजेंट है कि भैया यहाँ पे अगर आपने कोई लिंक शेयर कर दिया तो भाई आपका जो पोस्ट होगा या फिर आपका यूट्यूब का जो वीडियो होगा उसकी रीच गिर जाती है। हाँ जी, मैंने भी ये नोटिस किया था। जैसे अगर हम कोर्स लॉन्च वगैरह करते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा हम डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह देते हैं कि भैया इस पे जाइए और कोर्स को खरीद लीजिए। ओके, फिर हम देखते थे यार इनिशियली तो वीडियो के अंदर बहुत तगड़ा ट्रैक्शन आया है और एकदम से गिर कैसे गया, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जैसे ही एज अ यूजर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आप यूट्यूब को छोड़ के मेरे स्ट्राइक वेबसाइट पे आ गए। तो यूट्यूब को ये पसंद नहीं है। फर्स्ट पॉलिसी क्या थी कि मेरे प्लेटफॉर्म में जो यूजर आ रहा है वो छोड़ के ना जाए, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम मेरे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करे। लिंक क्या कर रहा था भैया, आपको एक्सटर्नल कहीं और ले जा रहा था। तो लिंक का ये रीजन मत समझो कि भैया वो स्पैम कर रहा है। आपने देखा होगा ना कि लिंक्डइन भी हो या ट्विटर भी हो, वो लिंक की रीच को खत्म कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि भैया उस लिंक को क्लिक करके आप उस प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म का जो फर्स्ट प्रिंसिपल था ये था कि इस यूजर को अपने प्लेटफॉर्म के अंदर रखना है, तो ऐसी पोस्ट की रीच को गिरा दिया जाता है। और जब भी मैं अपना रिकमेंडेशन सिस्टम आपके लिए क्रिएट करता हूं तो यार मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि यार जो यूजर है, पहले तो हम कुछ भी हमारा फालतू का रिकमेंडेशन सिस्टम चलता था, हमें लगता था कि भैया जिसके साथ ये इंगेज करेगा मैं उसको वही दिखाऊंगा, लेकिन वो इंगेज अगर नेगेटिव है तो भैया हम उस टाइप की पोस्ट यूजर को ना दिखाएं। तो ये सेम अब ट्विटर भी फॉलो करता है कि भैया अगर आप उसको लग रहा है कि भैया इस पोस्ट के साथ आप इंगेज नहीं करोगे, इंगेज भी कर रहे हो लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में कर रहे हो, गुस्से वाले में कर रहे हो, तो भैया वो आपको वो चीजें रिकमेंड कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके प्लेटफॉर्म में बने रहो। और जो भी चीज वो आपको रिकमेंड करता है वो ये सोच के करता है कि इस यूजर की प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस वीडियो को ये देखेगा, इसको लाइक करेगा या यहाँ पे कमेंट करेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है एज अ यूजर आप एंगेज करो। तो आपकी वीडियो को या आपके ट्वीट को कोई भी प्लेटफॉर्म तभी दिखाएगा जब उसको लगेगा कि हाँ कोई भी यूजर है, इसकी प्रोबेबिलिटी है इसके साथ एंगेज करने की। और एक और चीज अगर आपने नोटिस करा होगा कि ट्विटर के अंदर आजकल बहुत सारे लोग होते हैं वो इंगेज ही नहीं करते। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, 60-70% ऐसे लोग होते हैं जो इंगेज ही नहीं करते। कि भैया आप ट्विटर पे गए, हाँ आपने कोई पोस्ट पढ़ा, हाँ पढ़ लिया, आपको बढ़िया लगा, ना आपने लाइक करा ना कमेंट करा, आप आगे बढ़ गए। तो ऐसे यूजर के भी बिहेवियर को हमें पकड़ना पड़ता है। हमें यह देखना पड़ता है कि हम सिर्फ ये ना करें कि कोई पोस्ट है एक लाइन का, उसमें लाइक ज्यादा है तो इसको ज्यादा रीच दो। कई पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि लेंथी होती है, जहां पे लेंथी पोस्ट से क्या है, लेंथी पोस्ट को अब जो हमारा ट्विटर है वो ज्यादा पुश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि भैया यहाँ पे मेरे जो यूजर है वो ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। भले उसने लाइक कमेंट कुछ नहीं करा, उसने इंगेज नहीं करा, लेकिन उसने इंगेज किस फॉर्म में करा है कि भैया उसने उस पोस्ट को पढ़ने में समय लगाया। ये अब वीडियोस वाली चीजों को ज्यादा पुश कर रहा है कि अगर आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस ज्यादा डालोगे तो आपको रीच ज्यादा मिलेगी। रीजन वही सिंपल कि भैया आप अगर वीडियो देखोगे प्लेटफॉर्म के अंदर तो आप क्या करोगे, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा भैया, पैसा बनाएगा ट्विटर। तो यही मेन गेम है सोशल मीडिया का कि भैया आपको अपने प्लेटफॉर्म में लाना है डेली, हाँ जी, और आपको ज्यादा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कराना है। और आपके लिए जो रिकमेंडेशन सिस्टम होगा वो ऐसे होगा कि आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजों को देखते जाएं। अब आपको क्या लगता है कि अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका रिकमेंडेशन सिस्टम आपको क्या चीजें ज्यादा रिकमेंड करता होगा? उसको बहुत सारी चीजें फिल्टर आउट आपके लिए करनी पड़ती है। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल, मान लो मुझे कोडिंग पसंद है, ओके, लेकिन आजकल मैं वीडियो देखता हूं मसाला वाली बॉलीवुड, पिछले 100-200 पोस्ट मैंने ऐसी देखी है, उन्हीं को लाइक उन्हीं को कमेंट किया, और मैं हूं कोडिंग और क्रिकेट फैन। तो आपको क्या लगता है कि आगे जो मुझे वीडियोस आएंगी वो कैसी आनी चाहिए, ये पोस्ट आएंगी कैसी आनी चाहिए? तो यहाँ पे जो हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम होता है ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वरना क्या होगा भाई, बताइए क्या होगा कि भैया मैं चला जाऊंगा प्लेटफॉर्म छोड़ के। तो भैया आपने देखा होगा कि जब आप 3-4 एक ही टाइप की वीडियो देखते हैं फिर आपको वैसी ही वीडियो सजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। या अगर आपने कुछ ऐसी पोस्ट पे एंगेज किया तो आपका जो रीसेंट एंगेजमेंट है उसी की टाइप की आपको पोस्ट दिखाई जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म इस लेवल तक आपके अंदर घुस चुके हैं। तो यार अब मैं इनके एल्गोरिथम की बात करता हूं जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट किया है। आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। इनका जो बैकएंड है इन्होंने लिखा है भैया रस्ट के अंदर, पाइथन का प्रयोग भी करा गया है, तो आप इसके ऊपर जाके पढ़ सकते हो। बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन मैं इनके सिस्टम डिजाइन के पार्ट को एक बार ब्रेक डाउन करता हूं कि भैया आपकी फीड यहां पे कैसे दिखती है।
तो भैया सबसे पहले आप अपनी फीड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आपने ट्विटर वगैरह खोला, ओपन करा, हाँ, तो आपके भैया फीड आई, आपको क्या दिखाऊं मैं प्लेटफॉर्म में आके, वो डिसाइड करना होता है। अब वो मैं डिसाइड कैसे कर सकता हूं कि भैया यूजर के एक्शन सीक्वेंस क्या थे, कि यूजर किस किस टाइप के साथ पोस्ट के साथ एंगेज कर रहा है, और यूजर की फॉलोइंग लिस्ट में कौन कौन है। मैं जिनको फॉलो करता हूं या तो मैं उनकी पोस्ट को देखूंगा तभी मैंने उनको फॉलो किया होगा, या फिर कुछ पोस्ट मुझे उसको ऐसी भी रिकमेंड करनी पड़ेगी जिन लोगों को मैं भले ही फॉलो नहीं करता लेकिन उन टॉपिक्स में मेरा इंटरेस्ट है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास दो चीजें आती है, एक आता थंडर जो मेरा इन नेटवर्क होता है कि जिन जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूं उन उनकी पोस्ट को मुझे दिखाना है। ओके। और दूसरा होता है कि भैया जो मेरे नेटवर्क का पार्ट नहीं है, जिनको मैं फॉलो नहीं करता हूं लेकिन उनके पोस्ट को भी मुझे इसको दिखाना पड़ेगा। अब यहां पे गेम आता है बिल्कुल मस्त, ये आपको 2 दिन की रीच देता है आपके पोस्ट के ऊपर। आपको बहुत पुरानी पोस्ट नहीं दिखाएगी, आपको 1 साल पुरानी पोस्ट दिखा दी, जो रिसेंट वाली जो ज्यादा पोस्ट होती है वही आपको दिखती है। तो यहां पे ये करता है कि मान लो अगर पिछले 2 दिन के अंदर मान लीजिए 500 मिलियन पोस्ट क्रिएट हुई हैं, तो उन 500 मिलियन में से कौन सी पोस्ट मैं आपको दिखाऊं। तो यहां पे आपका इस्तेमाल क्या होगा कि आपकी जो रिसेंट हिस्ट्री है, जो आपकी रिसेंट एंगेजमेंट है जो आपने करी है प्लेटफॉर्म के साथ, वो आपके इन 500 मिलियन जो पोस्ट पिछले 2 दिन में क्रिएट हुए हैं वो किससे सबसे ज्यादा मैच खाती है। तो उनमें से 2000 हो गया या फिर 1500 हो गया, 1500 पोस्ट को पिक किया जाएगा। ये तो आपका इन नेटवर्क हो गया कि भैया जिन जिनको मैं फॉलो करता हूं उनकी पोस्ट को मैं उठा के लिया है। ये कौन सा होता है जो मेरे आउट ऑफ द नेटवर्क है, जिनको मैं फॉलो नहीं करता, पर आउट ऑफ द नेटवर्क तो कितना है, 500 मिलियन पोस्ट है, उन 500 में से मैं आपको कौन सा दिखाऊं। तो उनमें से मैं 1500 पोस्ट को सिलेक्ट करके लाता हूं। अब क्या मैं यहां पे एक एक करके सबके साथ कंपेयर करूंगा कि मैं क्या इसके सिमिलर हूं, इसके सिमिलर हूं। यहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि भैया वेक्टर एम्बेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। मैंने पूरे तरीके से इसका वीडियो भी बनाया, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं वेक्टर एम्बेडिंग के ऊपर। तो यहां पे ये प्रयोग करते हैं, या एनएन सर्च का प्रयोग कर लेंगे या एचएनएसडब्ल्यू का प्रयोग कर लेंगे। एक एक करके सबके साथ चेक नहीं करेंगे, आपकी वेक्टर एम्बेडिंग पकड़ेंगे और जो भी पोस्ट आपके प्लेटफॉर्म के अंदर प्रेजेंट है उनकी वेक्टर एम्बेडिंग के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा, जिससे कि आपका सिमिलरिटी स्कोर चेक किया जाएगा। ये वेक्टर एम्बेडिंग क्या होता है, सिमिलरिटी स्कोर क्या होता है, ये सिंपल ये चेक करने के लिए कि जो आपका इंटरेस्ट है और जो पोस्ट प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट है उनमें से 1500 जो टॉप 1500 है उनको उठा के लेके आओ पहले। तो मैं उन 1500 को लेके आ गया। मान लो अगर आप 100 लोगों को फॉलो करते हो और पिछले 2 दिन में 50 लोगों ने कोई पोस्ट क्रिएट करी है आपके प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उनको भी लेके आ जाएगा। ओके। उसके बाद क्या करना है कि भैया आपके पास ये आ गए, उसके बाद भैया मैंने उसके अंदर मेटा डेटा, ऑथर की इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिल्टरिंग स्टार्ट कर दी। फिल्टरिंग करने का मतलब कि भैया जो अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब अगर मान लो आपके पास 2000 पोस्ट आ चुकी हैं, इनमें से मुझे यूजर को कौन सी पोस्ट दिखाऊं, 2000 के 2000 तो दिखाऊंगा नहीं, मान लो मुझे 50 दिखानी है पहले, तो कौन सी वो 50 होनी चाहिए। तो पहले मैं उस डेटा के ऊपर फिल्टरिंग वगैरह लगाता हूँ। फिल्टरिंग लगाने का मतलब कि भैया अगर इसके अंदर कोई डुप्लीकेट पोस्ट है कि एक पोस्ट, 2 पोस्ट एक जैसा है या 3 पोस्ट एक जैसा है, आपको पता है कॉपी पेस्ट कंटेंट कितना ज्यादा चलता है ना। तो मान लो अगर 10 पोस्ट आ गए एक जैसे ही, लोग क्या करते हैं कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, भैया टेस्ट कॉपी करने में कितना टाइम लगता है। तो भैया डुप्लीकेट पोस्ट को हटाओ, जो ओल्ड पोस्ट है, ओल्ड पोस्ट जो 2 दिन से या 3 दिन से पुरानी है उनको भी हटाइए। सेल्फ पोस्ट, मुझे खुद को खुद की पोस्ट थोड़ी दिखानी है, ओके, अपनी फीड के अंदर, हाँ, उसको हटा दो। अगर मैंने किसी यूजर को ब्लॉक कर रखा है उसकी पोस्ट को हटाओ। किसी कीवर्ड को मैंने म्यूट कर रखा है, जैसे पॉलिटिक्स हो मैंने म्यूट कर रखा है, तो उन सारी पोस्ट को हटाओ। तो मान लो अभी आपके पास 2000 पोस्ट है, 1500 आपके पास आए हैं आउट ऑफ द नेटवर्क, 500 मान लो आपके नेटवर्क के अंदर से आए हैं। अब ये फिल्टरिंग वगैरह लगाने के बाद आपके पास मात्र 1500 पोस्ट बची हैं। अब इन 1500 में से मुझे कौन सी आपको दिखानी है, टॉप 50, वो कैसे डिसाइड होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फिनिक्स स्कोर को निकाला जाएगा। कुछ नहीं करना, मैं यूजर को पकड़ूंगा, उसकी रिसेंट एंगेजमेंट को पकड़ूंगा, और जो ये 1500 पोस्ट है ये इनमें से कौन कौन से मेरे कैंडिडेट बन सकते हैं। यहां पे सिंपल मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि ये कोई पर्टिकुलर पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसको लाइक करूंगा, क्या प्रोबेबिलिटी है मैं इसके अंदर कमेंट करूंगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसके अंदर शेयर करूंगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इसके अंदर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करूंगा। तो आपके पास ऐसे 19 फिल्टर प्रेजेंट होते हैं। हर एक जो 1500 पोस्ट है, हर एक पोस्ट का आप प्रोबेबिलिटी इसको निकालते हो कि इस पोस्ट के साथ मेरे इंगेज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, लाइक करने की कितनी है, ब्लॉक करने की, हाँ ब्लॉक करने की भी कितनी है, मैं या फिर इसको म्यूट कर दूं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज्यादा है तो भैया आपको दिखाई जाएगी। अगर आप उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे यूजर का इंटरेस्ट होता लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, जैसे ब्लॉक कर सकता हूं, म्यूट कर सकता हूं, तो भैया वो सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट करी जाती है। यहाँ पे वेटेड स्कोर के अंदर मैं वेट निकालता हूं, ये मैं हार्ड कोड करके रखता हूं यहाँ पे वेटेड स्कोर, कि मैं ये एज अ यूजर, ये सब कुछ आपका बिहेवियर पैटर्न में चलता है। ये वाला
इन्होंने ट्विटर ने हार्ड कोड करके रखा है। मुझे लाइक को ज्यादा वेटेज देनी है अपने प्लेटफॉर्म में, या फिर मुझे लॉन्ग कंटेंट को ज्यादा वेटेज देनी है अपने प्लेटफॉर्म में, या फिर मुझे कमेंट को ज्यादा वेटेज देनी है, तो ये वेटेड स्कोर ट्विटर वालों ने हार्ड कोड करके रखा होता है। क्यों रखा होता है? क्योंकि भैया वो प्लेटफॉर्म अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो पाए। अगर उसको लग रहा है कि मेरे प्लेटफॉर्म में बहुत लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज को ब्लॉक कर रहे हैं, म्यूट कर रहे हैं, तो भैया मैं उसका क्या बढ़ा सकता हूं, नेगेटिव वेट बढ़ा सकता हूं कि इस टाइप की पोस्ट को हमें नहीं दिखाना है। ओके, हाँ। और कई कंटेंट ऐसा होता है जो रेड बेस्ड कंटेंट होता है, तो उनको भी मैं पकड़ सकता हूं। तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, हार्ड कोडेड होती है, जो कि मैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर रखता हूं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑथर डाइवर्सिटी स्कोर। ऐसा ना हो कि भैया मैं अपनी पोस्ट में, मान लो अगर मैं इलॉन मस्क को फॉलो करता हूं, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास वो 50 में से 30 पोस्ट इलॉन मस्क की आ रही हैं, भले ही उन्होंने अभी रिसेंटली सारे पोस्ट करी हैं, तो वो मैं नहीं चाहता। तो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, डाइवर्सिटी चाहता हूँ। तो वो डाइवर्सिटी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड ऑन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉर्ट बाय फाइनल स्कोर, जो भी हमारे पास फाइनल स्कोर आता है, इसके बाद वेटेड स्कोर के बाद 50 मैंने सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद मैं एक और बार इनके ऊपर फिल्टरिंग वगैरह लगा देता हूं कि भैया कोई डिलीट तो कोई पोस्ट नहीं हो गया, या कोई पोस्ट स्पैम तो नहीं हो गया, या कुछ गड़बड़ नहीं हो गई। अब जैसे वो 50 पोस्ट मुझे मिल गई, मैंने आपको आपकी फीड में दिखा दिया। तो यहाँ पे आपको ने देख रहे हो कि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर है, ये आपको अगर आप देख रहे हो फिनिश स्कोरर, एमएल प्रिडिक्शन, हाँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे क्यों करा जा रहा था कि भैया मेरे पास अगर 1500 पोस्ट है, तो हर एक पोस्ट के लिए मैं निकाल लो कि आप इसको लाइक कितना करोगे, कमेंट कितना करोगे, आप इस मैं तो ऐसे मेरे पास 19 पैरामीटर्स है। तो अगर अब आपको लग रहा होगा भैया ट्विटर का तो पूरा एल्गोरिथम मुझे समझ आ गया कि ट्विटर किस चीज को फेवर करता है, नहीं दोस्त, इन्होंने बहुत सारी चीजें अभी हमसे हाइड करके रखी गई हैं। जैसे कि भैया यहाँ पे जो अभी मैंने आपको लास्ट वाला स्कोर बताया था, एक वीएम रैंकर करके होता है, उसके कोड बेस को उन्होंने पूरे तरीके से हाइड कर रखा है। इन्होंने जो एक्चुअल वेट्स हैं वो हमको नहीं दे रखे हैं। इन्होंने एक और जो मेजर चीज यहाँ पे मिस करी है कि अगर कोई आपके पोस्ट के साथ इंगेज करता है बहुत ज्यादा, तो क्या उसकी वेक्टर एम्बेडिंग चेंज होती है, तो वो भी पूरी तरीके से हमारे साथ हाइड हो रही है। जो एड्स वाला जो सेक्शन है कि आपको एड्स कैसे दिखाए जाते हैं, वो भी इन्होंने मैक्सिमम हाइड करके रखा हुआ है। तो मतलब आप इसके कोड बेस को मोटा मोटा समझ सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रखा है, लेकिन जो एक्चुअल बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं उनको इन्होंने हाइड करके रखा हुआ है। जो आपके ट्रांसफॉर्मर, जो उनके वेट्स वगैरह प्रेजेंट है, वो भी हिडन ही है। हाँ, आपको दे रखे हैं, पर वो ऐसी दे रखे है भाई। हाँ, ओके, हाँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको आप ओवरव्यू की तरह पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम कर रहे हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि इन प्लेटफॉर्म को आप उसके एल्गोरिथम को समझ सकते हो, जो उसके कॉमन पैटर्न है उसको समझ सकते हो। जो लिंक्डइन के अंदर हम सक्सेस स्टोरी डालेंगे रोज कि मैंने ये कंपनी क्रैक कर दी, तो वो वायरल। लेकिन हर एक पोस्ट आपकी वायरल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? भले ही आप एल्गोरिथम को समझ गए, जैसे आज हम यहाँ पे समझ गए, लेकिन कुछ चीजों ने फिर भी हाइड करके रखी हुई है। जैसे वीएम रैंकर, जो आपका लास्ट में आपको रैंक करता है कि भैया इसकी पोस्ट को सजेस्ट करना है या नहीं करना है। कोई पोस्ट वायरल कैसे जाती है उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं कर रखा है, ओके, क्योंकि वो कोड भी हमसे हिडन है। तो ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मिसिंग है। और हाँ, लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगा कि यार एक चीज है कि अगर मैं यहाँ पे जो हम अगर ट्रांसफॉर्मर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें भी नहीं पता कि वहां पे इंटरनली क्या काम होता है। अगर आज की वीडियो में मजा आया है तो लिख देना भैया मजा आया है। इसका अगर डिटेल डिस्कशन चाहिए तो कमेंट कर दो। और हाँ, अब तो इलॉन मस्क महाराज भी थंडर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपने थंडर के अंदर एनरोल किया?